चुनौती तो अब उनके लिए भी है। हरियाणा की राजनीति बड़ी तेजी से बदल रही है, रुख बड़ी तेजी से बदल रहा है। कुलदीप बिश्नोई की पार्टी टूटी थी, अब जननायक जनता पार्टी टूट रही। खासतौर से जब चुनाव होते हैं उस दौर में ये ज्यादा होता है। ये मान लेना चाहिए कि सरकार वाकई में खतरे में। सरकार को अब विधानसभा सत्र चलाने की भी अनुमति नहीं होनी चाहिए। क्या बीजेपी ने सोचा था कि ऐसा संकट आ जाएगा? बीजेपी से मैनेजमेंट गुरु कहीं नहीं मिलेगा। जी नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। कल हम चुनौतियों की बात कर रहे थे। हम कह रहे थे कि हर एक दल एक दूसरे को चुनौती दे रहा है। दुष्यंत चौटाला ने जननायक जनता पार्टी की ओर से चुनौती दी कि सरकार में अगर नैतिक बल बचा है तो वो सत्ता से बाहर हो, क्योंकि 3 निर्दलीय विधायकों ने उनसे समर्थन वापस खींच लिया है। तो साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भी चुनौती दी कि वो राज्यपाल को एक पत्र लिखे जिसमें अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की मांग हो। लेकिन आज भी चुनौतियों का दिन लगातार दूसरे दिन जारी रहा। लेकिन आज चुनौती खुद दुष्यंत चौटाला को उन्हीं की पार्टी के विधायकों की ओर से मिलती दिख रही है। जी हाँ, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी का कहीं वो हश्र ना हो जो महाराष्ट्र में अजित पवार और एकनाथ शिंदे ने अपनी अपनी पार्टियों के साथ किया था। ये बड़ा सवाल है। जननायक जनता पार्टी को अपनी पार्टी बचानी है, दुष्यंत चौटाला को पार्टी बचानी है। उनके प्रदेश अध्यक्ष पहले ही पार्टी को टाटा बाय बाय बोल चुके हैं। ऐसे में 6 विधायक उनकी पार्टी के ऐसे हैं जो टाटा बाय बाय बोलने की स्थिति में लगभग आ चुके हैं। देवेंद्र बबली ने आने वाले 1-2 दिन में अपने आवास पर बागी विधायकों की बैठक बुलाई है। बड़ा सवाल है कि कल तक जो चुनौती दे रहे थे, आज चुनौती उनके सामने भी है। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में पार्टी के अस्तित्व को बचाए रखने की भी एक चुनौती उनके सामने है। हम फिर से चुनौतियों की बात कर रहे हैं, लगातार दूसरा दिन है। और इन चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ मेहमान, बेहद जानकार पत्रकार और हरियाणा में पत्रकारिता की नब्ज समझने वाले, सियासत की नब्ज समझने वाले नवीन धमीजा जी और मनोज कुमार जी मौजूद हैं। आप सब लोग इनसे परिचित हैं, इनकी टिप्पणियां जानते हैं, सुनते हैं और उन पे विचार भी किया जाता है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नवीन जी, लगातार दूसरा दिन है, चुनौतियां खत्म नहीं हो रही है हरियाणा की सियासत में। आप देखिए, कल तक जो दुष्यंत चौटाला चुनौती दे रहे थे कांग्रेस को और सरकार को कि नैतिक बल बचा हुआ है तो आप इस्तीफा दीजिए, और कांग्रेस को भी कह रहे थे कि अगर आप जो है अविश्वास प्रस्ताव के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं तो हम विपक्ष के साथ खड़े रहेंगे, भले ही बाहर से समर्थन देना पड़े। लेकिन समर्थन की बारी तो जब आएगी जब उन अपने विधायक काबू में हो। यहाँ तो एक चुनौती उनके लिए आज फिर से आन खड़ी हुई है। कल तक तो 3 की बात हो रही थी और वो कह रहे थे कि मैं व्हिप जारी करूंगा तो सारे के सारे एक लाइन में खड़े दिखाई देंगे। आज वो बागी विधायक कह रहे हैं कि एक लाइन में कैसे खड़े होंगे, जब 7 लोग एक साथ होंगे तो पार्टी अपने नाम कर ली जाएगी। चुनौती तो अब उनके लिए भी है। डबास जी, 3 निर्दलीय विधायकों द्वारा सरकार से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को समर्थन देने के बाद हरियाणा की राजनीति बड़ी तेजी से बदल रही है, रुख बड़ी तेजी से बदल रहा है। कल जजपा प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस से कहा था कि सरकार अल्पमत में है और वो गवर्नर को चिट्ठी दें कि भी सरकार को फ्लोर टेस्ट देना पड़े, इस बात की मांग करें। और उन्होंने कहा था इस मामले में हम कांग्रेस के साथ खड़े होंगे जी। उनका मानना बिल्कुल यही था कि व्हिप जारी करेंगे और उनकी पार्टी के 10 के 10 विधायक उनके साथ होंगे और भाजपा सरकार अल्पमत में नजर आएगी। लेकिन आज लगता है कि उनकी अपनी पार्टी टूटने के कगार पर है। अजय चौटाला ने आज एक बयान जारी करके कहा है कि उनकी पार्टी को जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा गया, एनसीपी को तोड़ा गया, ऐसे ही उनकी पार्टी को भी तोड़ने की साजिश रची जा रही है। लेकिन वो महाराष्ट्र का उदाहरण दे रहे हैं, वो हरियाणा का उदाहरण भूल गए। 2009 में जब कांग्रेस की
90 में से 2005 में तो 64 से 65 सीटें आई थी और 2009 आते आते जो है उनकी सीटें वापस से 40 हो गई थी। आज उसी स्थिति में जो है भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। उस समय कुलदीप बिश्नोई की पार्टी टूटी थी, अब जननायक जनता पार्टी टूट रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उस वक्त कुलदीप बिश्नोई की पार्टी भी ऐसे ही टूटी थी। तो ये राजनीति में समय समय पर, और जब खासतौर से जब चुनाव होते हैं उस दौर में ये ज्यादा होता है। और आज यही नजर आ रहा है, ऐसा ही लग रहा है। कल तक जननायक जनता पार्टी जो सरकार में भागीदारी अपना रही थी, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री का पद संभाले हुए थे, सरकार में भागीदारी थी, हर चीज में भागीदारी निभा रहे थे, सरकार चला रहे थे। आज उनका और सरकार के बीच ऐसी तकरार चालू हो गई है, वो कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में आ गई है, सरकार को गिराया जाना चाहिए, सरकार को हटाया जाना चाहिए। उन्होंने आज गवर्नर को चिट्ठी लिख करके कहा है कि सरकार बहुमत हासिल करे, सरकार अल्पमत में है। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि सरकार को अब विधानसभा सत्र चलाने की भी अनुमति नहीं होनी चाहिए, सरकार सदन में सत्र चलाने लायक भी नहीं बची है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है। और यही नहीं, जहां मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई खतरा नहीं है, सरकार पूरी तरीके से सुरक्षित है, वहीं आज पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, ये बातें तो तब कही जाती है ना कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, तब खतरा असल में होता है, तब ये कहा जाता है। बड़े नेताओं को अगर समझना है तो जब वो ये कहने लगे ना कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, इसका मतलब ये मान लेना चाहिए कि सरकार वाकई में खतरे में। देखिए, उनको अगर ये बात कहनी पड़ रही है जी, तो तभी कहनी पड़ रही है जब उन्हें भी पता है कि सरकार अल्पमत में है, और वो सफाई दे रहे हैं इस बात के लिए। और ना केवल सफाई दे रहे हैं, आज पूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें हरियाणा में सुपर सीएम के नाम से जाना जा रहा है, मनोहर लाल जी, पानीपत में राज्य मंत्री महिपाल ढांडा के निवास पर गए। वहां उन्होंने जजपा के 3 विधायकों के साथ मीटिंग की है। और मीटिंग कर दूसरी पार्टी के विधायकों से मीटिंग करने का अर्थ ऐसे समय में हर आदमी समझ रहा है कि ऐसी मीटिंग क्यों की गई है। दुष्यंत चौटाला आरोप लगा रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है जी। वो कह रहे हैं कि मुझे तो लग रहा था कि भी हरियाणा में हॉर्स ट्रेडिंग का कोई मतलब नहीं है, हरियाणा में हॉर्स ट्रेडिंग खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग का स्वरूप बदल दिया गया है, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है। हरियाणा तो मशहूर रहा है ना, आयाराम गयाराम का हरियाणा से ही चलन शुरू हुआ था। आयाराम गयाराम का भजनलाल की नारा ही हरियाणा से दिया गया, हरियाणा से। और फिर भजनलाल की पॉलिटिक्स को कौन नहीं समझता है। जब 85 विधायक आए थे तब भी भजनलाल सरकार बना लेते, तो ये तो फिर देखिए निश्चित तौर पे हरियाणा तो एक कहें कि उसका परसों जब हम बात कर रहे थे तो हम कहते थे कि हरियाणा की राजनीति को समझना इतना आसान नहीं है। ये हरियाणा की राजनीति है, यहाँ हर आदमी राजनीति समझता है। दिक्कत तो ये यहाँ का ग्रामीण जो है ना, वो राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है जी। यहाँ के गांव ग्रामीण अंचल का आदमी शहरी आदमी से ज्यादा जागरूक है राजनीति के मामले में। वो राजनीति की नब्ज पहचानता है, वो मुद्दों पे जो है बात करता है। जब उनसे बात करते हैं वो कहता है कि इस सरकार ने क्या काम किए हैं, क्या नहीं किया, कब उन्होंने किसान के साथ दिया, कब उन्होंने किसान की खिलाफत करी, कब किसान के साथ है, कब उन्होंने नौकरियां दी, नौकरियां नहीं दी, किस जात बिरादरी पे नौकरियां मिली, किस जात बिरादरी की नहीं मिली। वो हर मुद्दे को वो बड़े संवेदनशीलता से देखता है। किसानों के सामने उतनी चुनौती नहीं है जितनी किसानों की का नाम लेके राजनीति करने वाले दलों के सामने। मनोज जी, बड़ा सवाल है। देखिए, 2 पार्टियां 4.5 साल सत्ता में रही और अचानक अलग हो गई, और अलग होते ही दोनों ही पार्टियां संकट में है इस समय। जब तक राज चल रहा था, ये हो सकता है नवंबर तक अक्टूबर तक जब तक इलेक्शन होते, अगर ये चलाते रहते और इलेक्शन के दौरान अलग हो जाते तो अलग बात है। लेकिन इलेक्शन और लोकसभा चुनाव से पहले अलग हो गए, और दोनों अलग होते ही दोनों के दोनों संकट में आ गए। देखिए कैसी राजनीति है ये। दोनों ने ये सोचा था, कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने तो ये सोचा था कि अगर हम जजपा से पीछा छुड़ा लेंगे तो 10 की 10 लोकसभा सीट जीतेंगे, और जो है विधानसभा में भी ठीक ठाक सीटें लाके तीसरी बार सत्ता में आ सकते हैं। क्या बीजेपी ने सोचा था कि ऐसा संकट आ जाएगा? नहीं, उसने कभी नहीं सोचा था। इस बात का एहसास नहीं था, कोई इल्म नहीं था। डब्बास साहब, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, लेकिन आपको ये बहुत भली भांति आप परिचित हैं बीजेपी से।
बीजेपी से मैनेजमेंट गुरु कहीं नहीं मिलेगा जी। और बीजेपी हर चीज को अपने अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहती। तो फिर ये चूक कैसे हुई, इतनी बड़ी चूक की अलग कर दिया और फिर चीजों का अंदाजा नहीं लगाया? ये भी टीम बना दिया ना उसने जी, टीम बना दिया कि बी टीम में आप हो, ए में मैं हूं, छोटे बड़े भाई। चूक अगर हुआ तो दुष्यंत चौटाला जी से हुआ। ओके। जब उन्होंने 7 अक्टूबर 2018 में रैली करके हाँ, पांडु पिंडारा में किया था उन्होंने जी, उस दिन ही उससे चूक हो गया। जब सब लोगों ने वहां से आया सीएम आया अभय चौटाला से, जब उसके उस मंच पे उनके दादाजी, गोहाना रैली का मैं जिक्र कर रहा हूं, तो चूक तो उसी दिन हो गया जब परिवार को उन्होंने खंडित करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं आपको इन सब चीजों का तो दूरगामी परिणाम होता ही है, और यही चीज है जो आज इसके सारे विधायक छोड़ छोड़ के जा रहा है। अच्छा, उस समय तो ये लगने लगा था कि मुकाबला 2019 में इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी के बीच होने जा रहा है, और ये भी एक किस्म से माना जा रहा था कि मुकाबला कड़ा होगा, हो सकता है कि इंडियन नेशनल लोकदल सरकार बना ले, ये भी माना जा रहा था। लेकिन लेकिन उसके बाद देखिए जजपा की 10 सीटें आई और इंडियन नेशनल लोकदल का जो हर्ष हुआ वो सब जानते हैं, सब आप सबके सामने ही है ये बातें। तो बीजेपी का प्लान बहुत ही उम्दा किस्म का प्लान रहता है। अभी भी सरकार को कोई खतरा नहीं जी, आप इस बात को मान के चले। 3 विधायक निर्दलीय तो ऑलरेडी उसके पाले में है ही, नयनपाल रावत, राकेश दौलताबाद और आपके गोपाल कांडा जी, और 3 आप इधर से ले लीजिए, 45 चाहिए, 45 है। गवर्नर अभी किसी भी 3 कहां से ले लेंगे? 3 जजपा से आएगा। जजपा से 3 तो आ नहीं सकते, या तो 7 के 7 आएंगे, पार्टी तोड़ेंगे, अपना विधायक दल का नेता चुनेंगे, या फिर उनको इस्तीफा देना पड़ेगा पार्टी से भी, विधायक पद से भी। विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। तो फिर कांग्रेस के साथ कोई अलायंस करेगा। बीजेपी तो एक ही बात आप मान के चलिए, बीजेपी मैनेजमेंट गुरु है, ये हाँ, मानना पड़ेगा। मेरा यही कंसर्न है जी, तो मैनेज कर लेगा सर जी, किसी भी सूरत में वो अपने सरकार को अच्छे तरीके से चलाने का कोशिश करेगा, चाहे वो अच्छा हो या ना हो। मैंने नवीन जी कल एक शब्द यूज किया था कि जुगाड़ तंत्र करके सरकार हो सकता है कि चलती रहे कुछ भी, लेकिन इसका जो इमेज परसेप्शन की बात होती है वो देखो, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और इस दौरान में जब पूरी पार्टियों ने ताकत झोंक रखी है लोगों को ये बताने के लिए कि मोदी जी को तीसरी बार लेके आना है, और ऐसे में सरकार स्टेट की लग जाए अपनी ही या संगठन लग जाए या बीजेपी लग जाए अपनी ही सरकार बचाने पे, तो इलेक्शन कैसे लड़ा जाएगा? देखिए ये तो बहुत बड़ी जी नहीं, मेरा सवाल आपसे ही है। अच्छा जी, देखिए ये बीजेपी के लिए बड़ा खतरा तो है ही, लेकिन बीजेपी वाले इस बात को तो कभी स्वीकार नहीं करता ना। वो तो उनका तो मूल मंत्र ही, जिस दिन से बीजेपी का ट्रेनिंग होता है तो सिखाया जाता है कि आप लोग ना एकदम अपने परंपरा को, चाहे आप लूज कर रहे हैं सब कुछ, आप ग्राउंड रियलिटी देखिए। आज कितना चर्चा है हरियाणा का, पूरे इंडिया में हो रहा है, पूरे इंडिया में चर्चा हो। ये निर्दलीय विधायक, एक टाइम होता था सर मौसम वैज्ञानिक बोला जाता था हमारे यहाँ रामविलास पासवान जी को। आज यहाँ के आपके हरियाणा, हमारे हरियाणा के जो विधायक हैं उनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। नहीं, हरियाणा में भी धर्मवीर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं कांग्रेस बीजेपी की टिकट पे, वो पहले कांग्रेस में होते थे, भिवानी हाँ से। जी जी, उनको भी मौसम वैज्ञानिक बोला जाता था काफी समय पहले। हाँ, उनको भी बोला जाता था। वो भी समय देखते हुए अपने आप को बदल लेते थे कि वेदर का किधर रुख हो रहा है। तो चीजों को समझना हमें बड़ा बारीकी से है, और अभी किरकिरी तो हो रहा है इस सरकार का, ग्राउंड पे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये बीजेपी वालों को भी एहसास है, बट ये बताना नहीं चाह रहा है। ग्राउंड पे तो नवीन जी ना बीजेपी के लिए ठीक हो रहा है, ना जननायक जनता पार्टी के लिए ठीक हो रहा है। एक कांग्रेस है जो वेट एंड वॉच की स्थिति में चुपचाप अपने बैठ के देख रही है कि क्या हो सकता है, उसकी फिर क्या भूमिका होगी वो बाद में तय करेंगे। कांग्रेस एक किस्म से ऐसा नहीं लग रहा जैसे एक सुखद अनुभव महसूस कर रही है कि हाँ होने दो, जो हो रहा है होने दो। वो जो चाहती थी वो ऑटोमेटिकली होने लग गया।
देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। कांग्रेस बहुत समय से बड़ा चुप बैठी थी, शांत बैठी थी जी। और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस इस इंतजार में थी कि कब जो है जनता और लोग जो है इस बात से थके परेशान हो और कब उनके पास आए, कब लोग ये कहें कि नहीं कांग्रेस ही ठीक थी, कांग्रेस ही अच्छी थी इससे। तो ऐसा लग रहा है कि वो इंतजार में थे और वो विपक्ष में भी कभी अग्रेसिव दिखाई नहीं दिए, उन्होंने कभी आंदोलन नहीं किया, कभी उन्होंने फायदा नहीं मिल रहा। लेकिन ऐसा कांग्रेस ने कोई मेहनत नहीं की इसके लिए, कोई प्रयास नहीं किए। मतलब अचानक एक, जैसे वो एक कहावत है कि अचानक छप्पर फट गया और कांग्रेस को इसका बेनिफिट चाहिए। आप परसेप्शन, इमेज या लोगों में भावनाएं उस तरह से ले लीजिए, या कल को सरकार को अगर संकट आता है तो भी कांग्रेस को फायदा होगा। देखिए डबास जी, ये बात बिल्कुल सही है, कांग्रेस को इसका फायदा मिल रहा है। लोग, क्योंकि लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा है जी। आज लोग कांग्रेस के समर्थन में हैं या नहीं है, लेकिन लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि थे, जनप्रतिनिधि, उनके खिलाफ नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यही वजह है कि आज हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। बड़ी ऐसी टक्कर है कि अभी कहना बड़ा मुश्किल है कौन जीतेगा कौन हारेगा, कुछ भी हो सकता है इन चुनावों में। नवीन जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जैसे देवेंद्र बबली है, जननायक जनता पार्टी की टिकट पे जीते और सुभाष बराला जैसे नेता को हराया और हरियाणा में सबसे बड़ी जीत उनकी थी, तो मंत्री पद मिला उनको। उसके अलावा जननायक जनता पार्टी के कुछ विधायकों को चेयरमैन भी बनाया गया। ऐसा नहीं है कि एडजस्ट नहीं किया गया। अब जैसे रामकुमार गौतम है या ईश्वर सिंह है, वो नाराज है, ठीक है, उनको मान लिया जाता है नाराज, लेकिन जो मंत्री बने और जो चेयरमैन बने, अगर वो भी नाराज है तो निश्चित तौर पे इसके लिए तो मंथन करना दुष्यंत चौटाला के लिए भी अनिवार्य है। उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर किसी को आप जिता के लेके आए हैं और पद भी दिलवा रहे हैं, उसके बावजूद अगर वो बागी हो रहा है तो कमी क्या रही, उस कमी की समीक्षा करना तो अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि पार्टी तो आगे भी, सरकारें तो आती हैं चली जाती है, नेता अगर है तो वो दोबारा भी खड़ा हो सकता है, अपने संगठन को चला भी सकता है। देखिए डबास जी, मंथन जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टी के नेताओं को करना पड़ेगा, क्योंकि जननायक जनता पार्टी के खिलाफ ना केवल जनता नजर आ रही है, लोग नजर आ रहे हैं, किसान नजर आ रहे हैं, उनकी पार्टी का वोटर नजर आ रहा है, बल्कि उनकी पार्टी के विधायक भी उनके खिलाफ नजर आ रहे हैं, वो भी निराश नजर आ रहे हैं। सुरेंद्र बबली ने, जो जब जानकारी मिल रही है, देवेंद्र बबली ने टोहाना में उन विधायकों की एक मीटिंग बुला ली है जो पार्टी से नाराज हैं। 11 से 13 तारीख तक उन विधायकों की बैठक बुला ली है जो विधायक पार्टी से नाराज हैं जी। तो इससे बड़ा स्पष्ट संकेत नजर आ रहा है कि पार्टी कहीं टूटने जा रही है, पार्टी टूट सकती है। इस बीच में यदि जननायक जनता पार्टी ने कोशिश की और पार्टी को बचा लिया तो उनके लिए ये बड़ी बात होगी, नहीं तो अगर पार्टी टूटती है तो उन्हें डबल नुकसान होगा। उनकी पार्टी के विधायक, उनकी पार्टी के नेता जाएंगे और दूसरी बात, जनता भी उनके खिलाफ नजर आ रही है और जनता इसी तरीके से जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी नजर आ रही है। इसीलिए चुनाव बड़ा मुकाबले का हो गया है, कांटे का हो गया है, चुनाव हर जगह फंसता नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस ने कहीं कोई प्रयास नहीं किया है, कांग्रेस को उसका लाभ भले ही मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस को भी जनता ऐसा नहीं है कि चाह रही है। कांग्रेस में आज भी गुटबाजी खुलकर नजर आ रही है। कांग्रेस के नेता आपस में अंदर खाने भिड़े हुए हैं। एक आप ये देखिए, कांग्रेस में बंसीलाल परिवार को दरकिनार कर दिया गया। नहीं तो ऐसा नहीं था कि भिवानी में उसकी पोती को भी, उनकी पोती की टिकट काट दी जाती। वो कोई छोटा परिवार नहीं है, एक बड़ा परिवार राजनीति में रहा है। की सूची में नहीं था, आज किरण चौधरी को आज डाला गया। हाँ, अब स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम शामिल किया गया। स्टार प्रचारकों की सूची तक में उनका नाम शामिल नहीं किया गया था। आप ये देखिए, भजनलाल परिवार को दरकिनार किया गया। चंद्रमोहन को अगर टिकट दी जाती तो हिसार वाली सीट कांग्रेस की लगभग तय मानी जा रही थी कि वो सीट कांग्रेस के खाते में चली जाती। हाँ, ये भी हो सकता था कि कुलदीप बिश्नोई उनके खिलाफ प्रचार में ही ना उतरते। हाँ, उनके खिलाफ प्रचार में ही ना उतरते, ये भी होता।
भारतीय जनता पार्टी को उसका ये नुकसान होता कि कुलदीप बिश्नोई प्रचार में ना उतरते, क्योंकि दोनों भाई जो है एक ही जगह से हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, कांग्रेस की आपसी गुटबाजी भी उनको नुकसान दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लोगों में एक रोष है, जो उसकी नाराजगी है, उसका फायदा कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया कि जिसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा हो। मनोज जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात नवीन जी ने की है कि कांग्रेस को बैठे बिठाए लाभ मिल रहा है। कांग्रेस ने कोई इस लाभ के लिए संघर्ष नहीं किया, बस जनता, क्योंकि सत्ता में बैठा हुआ जो दल है उससे नाराज है और उसकी नाराजगी की वजह से उसको कहीं वोट करना है। अब जननायक जनता पार्टी भी उस स्थिति में नहीं रही कि उसको वोट दिया जाए, और जनता की नाराजगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को के खिलाफ इलेक्शन लड़के उसको उसके साथ सरकार चलाना, इस वजह से भी थी। तो कांग्रेस को तो वैसे वोट मिल रहा है, कांग्रेस ने कोई बहुत ज्यादा अपने गुटों में बटी हुई थी और वही वो आपस में लड़ रही थी। जनता के लिए या जनता के बीच में तो कुछ नहीं किया था। डब्बा साहब, बिल्कुल सही बात आपने कहा। कांग्रेस के लिए तो आमजन का फौज जो तैयार हुआ, ये जनमानस का सैलाब, वही उसको मदद कर रहा है। कहीं ना कहीं इस सरकार के खिलाफ तो देखिए कॉमन मैन इफेक्टेड है ही, इस बात को तो समझना होगा। आपने इतने योजनाएं को इम्प्लीमेंट वो ला दिया, बट इम्प्लीमेंटेशन में कमी तो रहा ही है। आज आपको ये इसी से मैं कोरिलेट करके करता हूं कि कांग्रेस को क्यों बेनिफिट मिलने जा रहा है। आमजन एक आयुष्मान कार्ड बनवा लिया सर। उस आयुष्मान कार्ड में पीपीआईडी का वेरिफिकेशन करवा दिया कि हमारे फैमिली का इनकम 50 से 75,000 पर मंथ है, पर एनम है, सॉरी पर एनम है, ठीक है। वेरीफाइड के बाद भी उस परिवार को वो लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं कॉमन मैन को तो उसका इम्पैक्ट होता है ना। जब वो गरीब कमजोर वर्ग जाता है ट्रीटमेंट करवाने, तो हॉस्पिटल कहता है कि जी आप नहीं, पहले तो आपको 50 चक्कर अफसरों का लगाना पड़ता है। कांग्रेस ने इसको तो आज भी बनाया कि पोर्टल की सरकार, पोर्टल की सरकार है ही। आज कहीं भी आप जाइए, एक आपने अगर रजिस्ट्रेशन करवाने, रजिस्ट्री करवाने जाना है तो आपको प्रॉपर्टी आईडी बनाना, उसमें हजारों खामियां। तो इनको तो मौका बैठे बिठाए इसी सरकार ने दे दिया है आमजन को, और कांग्रेस के लिए ये बड़ा मैदान तैयार कर दिया। आज अगर कांग्रेस के पास सब कुछ ठीक ठाक रहता, उनके नेताओं में इतना रिप्ट नहीं होता, तो कांग्रेस तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता। और आज भी उस चीजों को बीजेपी लाइट वे में ना ले, कांग्रेस 10 के 10 सीटों पे टक्कर दे रहा। मैं इसी सवाल पे आ रहा था कि देखिए, स्टेट में ऐसा सियासी भूचाल आया हुआ है कि लोग भूल गए कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, केंद्र की सरकार चुननी है जो देश को चलाएगी, वो भूल गए लोग। स्टेट में अब बात हो रही है दुष्यंत चौटाला की पार्टी की, स्टेट में बात हो रही है भाजपा सरकार कैसे बचा पाएगी, इसको लेके बात हो रही है। जबकि इस समय उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि केंद्र में सरकार कौन चलाएगा, आने वाले जो 4 जून को नतीजे आने वाले हैं उसमें क्या होगा, वो मुद्दे कौन से डिसाइड, पब्लिक को ये होना चाहिए, और पब्लिक के बीच में नेताओं को ये बताना चाहिए कि हम आपके लिए ये योजनाएं ला सकते हैं, या आपके हित में ये, आपके सरोकारों के लिए हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन अब तो राजनीतिक दल अपनी पोजीशन बचाने में, सरकारें तो सर अपने इनको पोजीशन बचाने का ही, अब वेलफेयर का बात नहीं करेंगे ये वेलफेयर एक ही एजेंडा उनके पास है कि अपने विधायक को कैसे बचाया जाए, अपने कुनवा को कैसे ठीक किया जाए। अब कुछ नहीं बचा, वो सब आम जन के हित का बात नहीं होगा डब्बा साहब। अब बात हो रहा है कि कैसे हम अपने आप को सस्टेनेबल बनाए जी, क्योंकि पार्टियों में देख ही रहे हैं आप, हर दिन नया घटनाक्रम हो रहा है हरियाणा में के राजनीति में। कभी किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इस टाइप का भी आएगा। अब तो लोग ये देख रहा है कि एक मतलब हम मूवी देख रहे हैं और उसमें नए नए रोल में आ रहा है चीजें। आज हुड्डा साहब ने बोला है गवर्नर को, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा कि हम भी समर्थन, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि गवर्नर अभी लोकसभा से पहले टाइम इन लोगों को नहीं देने वाले हैं किसी भी सूरत में। नवीन जी, कैसे समझा जाए लोकसभा चुनाव के बीचों बीच एक स्टेट में सियासी घमासान,
मतलब कैसे कैसे समझा जाए इसको? छोटे से 30-30 सेकंड में मैं आपका जवाब लूंगा, फिर उसके बाद खत्म करेंगे। देखिए, चूंकि लोकसभा चुनाव के 2 महीने बाद तुरंत हरियाणा के विधानसभा चुनाव भी हैं, जी, तो इसीलिए हरियाणा में जो राजनीति गरमाई है, ये सिर्फ लोकसभा चुनाव नहीं, इसका असर विधानसभा चुनावों पर भी पड़ने वाला है। और यहाँ पर लोकसभा चुनाव से ज्यादा जितने बड़े नेता हैं वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए ललायित हैं। उनको लग रहा है कि हमें मुख्यमंत्री का पद मिल जाए, मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो जननायक जनता पार्टी हो। तो इसीलिए यहाँ का ये घटनाक्रम इतनी तेजी से बदल रहा है और इसका असर लोकसभा चुनावों पर भी पड़ रहा है। इसका चुनाव विधानसभा में इसका असर ज्यादा दिखाई देगा। मनोज जी, हमने शुरुआत चुनौती से की थी, आखिर भी चुनौती से करते हैं। अस्तित्व बचाने की चुनौती 2 पार्टियों के सामने तो साफ साफ, सरकार के सामने सरकार बचाने की चुनौती और जननायक जनता पार्टी के सामने अस्तित्व बचाए रखने की चुनौती, और वो भी लोकसभा चुनाव जब उनके मैदान में कैंडिडेट्स हैं इस समय जिनके लिए प्रचार में होना चाहिए था, अब वार रूम में नेता बैठे हुए हैं, कैसे बचाएं? सर, इनको बचाने के लिए तो बहुत जद्दोजहद करना पड़ेगा। आज जो चल रहा है सब कुछ है ना, घटनाक्रम से आपको लग ही रहा है। आज भी देखिए, एक गुड़गांव का नेता किसी ने इस्तीफा दिया है, सूरजपाल अम्बू जी। तो सारे पॉलिटिकल पार्टी जो एक्सट्रीम, तो ये है कि पार्टी के पुराने लोगों को पूछा नहीं जा रहा है, नए लोगों को लाके आगे बढ़ाया जा रहा है। आप 2 ही पार्टियों का नहीं सर, ये चैलेंज है तीनों के लिए है। हरियाणा में तीनों को अपने आप को बचाने के लिए जद्दोजहद है, और ये नूरा कुश्ती चलेगा जब तक कि ठीक नहीं हो जाएगा चुनाव। जी, नूरा कुश्ती बताया है जो नेताओं के बीच में चल रहा है और सरकारों के बीच में इस समय चल रहा है। निश्चित तौर पे महत्वपूर्ण आज डिस्कशन हुआ है। नवीन धमीजा जी ने और मनोज जी ने अपनी बात रखी है। इस शो को लेके मैं आप तमाम दर्शकों से अनुरोध करूंगा, क्योंकि बहुत गंभीर और आपके पॉलिटिकल सरोकारों से जुड़ी ये चर्चा हुई है, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स से हमारी भी राय बनती है। शो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चुनौती तो अब उनके लिए भी है। हरियाणा की राजनीति बड़ी तेजी से बदल रही है, रुख बड़ी तेजी से बदल रहा है। कुलदीप बिश्नोई की पार्टी टूटी थी, अब जननायक जनता पार्टी टूट रही। खासतौर से जब चुनाव होते हैं उस दौर में ये ज्यादा होता है। ये मान लेना चाहिए कि सरकार वाकई में खतरे में। सरकार को अब विधानसभा सत्र चलाने की भी अनुमति नहीं होनी चाहिए। क्या बीजेपी ने सोचा था कि ऐसा संकट आ जाएगा? बीजेपी से मैनेजमेंट गुरु कहीं नहीं मिलेगा।